नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा हिंदी भाषा का विकास क्रम। उसके बाद हमने हिंदी इतिहास लेखन की पद्धतियाँ और उसके आधार पर जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए उसकी कुछ विशेषताएँ पढ़ी हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उसका नामकरण। दोस्तों, काल विभाजन और नामकरण के कई आधार हैं जिन आधारों पर काल विभाजन किया गया और उन कालों का नाम रखा गया, जैसे प्रवृत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर और प्रधानकर्ता के आधार पर। जैसे प्रवृत्ति के आधार पर है तो सूफी काव्य, यानी जहाँ पर सूफी लोग काव्य रचना करते थे या जो रचनाएं सूफी लोगों ने कर रखी हैं वो सूफी काव्य, संत काव्य। रीति परंपरा जहाँ पर चली वहाँ पर रीति काव्य, छायावाद और प्रगतिवाद, यानी जहाँ पर हिंदी साहित्य की प्रगति हुई वहाँ पर प्रगतिवाद। विकास के आधार पर आदिकाल यानी कि जो पहले का काल था, मध्यकाल, बीच का काल, आधुनिक यानी बाद का काल, तो ये विकास के आधार पर हो गया। सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर जैसे स्वच्छंदतावाद हो गया, ये नाम रखे गए हैं। और प्रधानकर्ता के आधार पर, यानी कि जो रचनाकार, जो लेखक प्रधान व्यक्तित्व रखता है अपने काल में, जैसे भारतेंदु युग नाम रखा गया है भारतेंदु जी के नाम के आधार पर। तो ऐसे ही ये काल विभाजन के कई आधार हैं। ये काल विभाजन के आधार होने चाहिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लेकिन कुछ, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन आधारों पर अपना काल विभाजन और नामकरण नहीं किया है, लेकिन वो भी हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी हमें पढ़ने चाहिए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, क्योंकि जो सबसे पहले काल विभाजन है वो सबसे पहले किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने ही किया है। तो पहले हम उनका पढ़ेंगे काल विभाजन। पहले लिख लेते हैं, हम देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। इनका जो काल विभाजन है, इन्होंने 11 खंड किए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के, और इसमें 12 अध्याय हैं। अध्याय 12 हैं, खंड 11 हैं। पहला जो काल इन्होंने कहा है चारण काल, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसी के अन्य परिवर्ती कवि, नौवां है 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और जो 12वां अध्याय है वो है विविध। ये जो नाम है या जो ये काल विभाजन है ये पूरा याद नहीं रखना है, सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था, इनमें से 4 नाम दे दिए, एक नाम इसमें से दे दिया था और बाकी नहीं दिए, तो ये पूछ लिया गया था कि कौन सा काल जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन के अंतर्गत आता है। तो इनका नाम याद रखना जरूरी है। ये है जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। अगला हम पढ़ते हैं, अगला काल विभाजन हम पढ़ते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो 5 भागों में किया है। पहला है आरंभिक काल। आरंभिक काल के भी इन्होंने 2 भाग किए हैं, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। जो पहला है वो 700 विक्रमी संवत से 1343 विक्रमी संवत तक, और उत्तरारंभिक काल है 1344 विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत तक। संवत में 57 वर्ष कम कर दो तो सन निकल आता है, तो ये संवत में है, इसको संवत में ही याद रखना है। माध्यमिक काल, इसके भी 2 भाग हैं। पूर्व माध्यमिक काल 1445 विक्रमी संवत से 1560 विक्रमी संवत तक, और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 विक्रमी संवत से 1680 विक्रमी संवत तक। फिर अलंकृत काल है, पूर्वालंकृत काल 1681 विक्रमी संवत से 1790 विक्रमी संवत तक, और उत्तरालंकृत काल 1791 विक्रमी संवत से 1890 विक्रमी संवत तक, और परिवर्तन काल 1890 से 1924 तक, और जो वर्तमान काल है वो 1925 विक्रमी संवत से अब तक। अगर ये सारा याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये आगे के जो नाम है इनके कालों के ये याद होने बहुत ज़रूरी है। और आरंभिक काल की जो समय सीमा है, जैसे 700 से 1444 तक, इतना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ये तो पूछा ही जाता है कि मिश्र बंधुओं ने जो प्रथम काल है या जो आदिकाल है उसको क्या नाम दिया है, तो उन्होंने आरंभिक काल दिया है। तो ये नाम
याद होने बहुत ज़रूरी है। 5 भागों में विभक्त किया है। सन भी याद कर लेना धीरे-धीरे, पर पहले ये ज़रूर याद कर लेना। तो ये था मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। आगे हम पढ़ते हैं अगला काल विभाजन। अब हम पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। ये शुक्ल जी का काल विभाजन सर्वमान्य है, इसलिए इनका जो काल विभाजन है वो इनका नाम भी, सन भी सब अच्छे से याद होना चाहिए। तो सबसे पहले है आदिकाल या वीरगाथा काल। देखिए यहाँ पर उन्होंने अपने काल विभाजन में दोहरी नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है, यानी एक एक काल के उन्होंने दो दो नाम दे रखे हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि दोहरी प्रवृत्ति किसके काल विभाजन में है, तो वो शुक्ल जी के काल विभाजन में है। आदिकाल या वीरगाथा काल 1050 विक्रमी संवत से 1375 तक, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1375 से 1700, और उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1700 से 1900, और गद्यकाल या आधुनिक काल 1900 से अब तक। ये है शुक्ल जी का काल विभाजन। अगला हम पढ़ते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। इनका भी सेम वैसा ही है जैसे शुक्ल जी का है, थोड़ा सा इन्होंने इसमें बस संधि काल को जोड़ दिया है, तो उसमें याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। अगले इतिहासकार है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका काल विभाजन बिल्कुल शुक्ल जी के काल विभाजन जैसा ही है, संधि काल इन्होंने जोड़ दिया है इसमें, बाकी सब वही है। 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत तक, चारण काल 1000 विक्रमी संवत से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे चारण काल का है, बाकी सारा शुक्ल जी जैसा ही है। और इन्होंने आदिकाल के दो भाग किए हैं, संधि काल और चारण काल। तो ये था राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है याद करने के लिए, सिर्फ संधि काल इसमें जोड़ देना है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जाता है संधि काल किसने जोड़ा है हिंदी साहित्य में, राम कुमार वर्मा जी ने। अगला पढ़ते हैं। अगला काल विभाजन है गणपति चंद्र गुप्त जी का। पहला है प्रारंभिक काल या आदिकाल 1184 से 1350 ईस्वी तक, ये ईस्वी में है। मध्यकाल के दो भाग किए हैं, पहला है पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी तक, फिर मध्यकाल का ही दूसरा भाग है उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी तक, और आधुनिक काल है 1857 ईस्वी से अब तक। इसका पहला काल की कम से कम समय सीमा याद रखनी जरूरी होती है, क्योंकि एक काल लगभग पूछा ही जाता है, बाकी इनके नाम याद रखने हैं, इसमें इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। अगला हम देखते हैं नगेंद्र जी का। नगेंद्र जी का पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो सही उत्तर, सही विकल्प माना जाता है वो शुक्ल जी का और नगेंद्र जी का ही सही विकल्प माना जाता है। तो काल विभाजन उनका प्रश्न में पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन एक आधार के तौर पर उनका भी हम देख लेते हैं काल विभाजन। अगले साहित्यकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इसके 10 खंड हैं। 1973 में ये रचना लिखी गई थी। इसको नोट कर लेना पीछे जहाँ लिखवाया था, नहीं तो यहीं पे भी रहने देना, याद कर लेना इसको। इनका ये साहित्य इतिहास है। इन्होंने भी 4 भाग किए हैं। आदिकाल 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी तक, भक्तिकाल 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी तक, रीतिकाल 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी तक, और जो आधुनिक काल है वो 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक। ये थे कुछ महत्वपूर्ण काल विभाजन। इन काल विभाजन में जो सर्वमान्य मत हैं, यानी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसी भी काल की समय सीमा अगर पूछी जाती है, तो अगर उसमें नाम नहीं पूछा गया कि किसके अनुसार है, तो रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन ही लिखना है। अगर नाम डाल के, अगर नाम से प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल की समय सीमा या राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल की समय सीमा, तब अलग हो सकता है। लेकिन अगर कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ समय सीमा पूछी है, तो जो शुक्ल जी का काल विभाजन है वही उसी को टिक करना है और वही अच्छे से याद भी करना है। अब जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे भारतीय युग, द्विवेदी युग, उसको एक बार देख लेते हैं, उससे हमें हल्का सा आइडिया हो जाएगा कि हमें आगे और कितना पढ़ना है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल तक हम पढ़ेंगे। फिर आधुनिक काल में हम जो काल पढ़ेंगे
उसमें है पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी तक, जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक, छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी तक, प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवाद 1943 से 1952 ईस्वी तक, नई कविता 1952 से 1960 तक, साठोत्तरी कविता 1960 से 1990 तक और समकालीन कविता 1990 ईस्वी से अब तक। तो ये हम उसके बाद पढ़ेंगे। और ये जो सन है, अगर पूछा जाएगा कि प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है या प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है, ये पूछा गया था परीक्षा में कि इसकी समय सीमा क्या है, तो उसमें 1938 भी था और 1936 भी था। 1938 डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है और 1936 उसमें अगर नगेंद्र के अनुसार ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार समय सीमा क्या है, तब आपको लिखना है 1938। अगर ऐसा नहीं पूछा गया है, किसी का नाम देकर नहीं पूछा गया, तो ये सर्वमान्य मत है, यही आंसर लिखे जाएंगे और यही विकल्प सही भी होंगे। तो हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ये अब कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आदिकाल। साथियों, इसके बाद हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल से हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले भी हमारा एक चैप्टर छूट जाता है, जैसे हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का विकास क्रम। उसमें हमने थोड़ा संक्षेप में पढ़ा था पाली प्राकृत अपभ्रंश की भाषाएं। उसमें हमने रचनाएं नहीं पढ़ी हैं, अपभ्रंश की बोलियां नहीं पढ़ी हैं, मानक भाषा, राजभाषा और ये देवनागरी लिपि, ये सब नहीं पढ़ा है। तो उसको बाद में आधुनिक काल से पहले उसको मैं पहले पूरा कंप्लीट करा दूंगी। पहले हम आदिकाल से ही चलते हैं, जो हमने काल विभाजन पढ़ा है पहले हम उसी को पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम आदिकाल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।